हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बड़े ध्यान से कर रहे होंगे। और हम यूपीएसआई का संपूर्ण हिंदी का पाठ्यक्रम करा रहे हैं। तो इस प्रश्नों की माध्यम से हम हर एक चैप्टर को बड़ी धैर्य के साथ समझेंगे और देखेंगे किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे, जिससे कि हमको जब प्रीवियस ईयर और मॉक के टाइप में कुछ सवाल करेंगे तब उसमें हमको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज सर्वनाम की तीसरी कक्षा है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, तो वे कौन से सर्वनाम होते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा के साथ या दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित करते हैं, तो उन्हें कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो अब यहाँ पे संबंध की बात हो रही है ना, तो क्या निश्चय होगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ सर्वनाम शब्द किसी दूसरी संज्ञा से प्रश्न का बोध करते हैं या प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब वो संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि संबंध बता रहा है, तो संबंध बता रहा है तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर वो पूछ ले संबंधवाचक की परिभाषा क्या होती है, तो एक लाइन में अगर जवाब देना हो तो यही होगा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, उनका संबंध बताते हैं, तो वे कौन से सर्वनाम होते हैं? वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, जो जैसा वैसा वहाँ जिसकी उसकी का प्रयोग किन सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो कल वाली कक्षा में हमने पढ़ा था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, कि जो जैसा वैसा जैसे वैसे वो किससे आता है, किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? क्या वो प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है? नहीं। अगर प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है तो उसमें क्या, कैसे, क्यों, प्रश्न पूछने का उसमें भाव प्रकट होता है। तो इसमें तो प्रश्न पूछा जा नहीं रहा है और ये संबंध का बोध कराते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो मेहनत करेगा सो परिणाम में अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है, जो जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, जैसे आ गया, एक उदाहरण ले लेते, जैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा और वैसा ये सर्वनाम शब्दों या संज्ञा शब्दों का के बीच में हाँ संबंध बताते हैं कि जैसा वैसा। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। तो अगर कभी पूछ लिया जाए, कभी एग्जामिनर वाक्य दे देता है, एक सेंटेंस दे दिया, उसी में पूछ लेता है कि जिसकी पुस्तक थी उसने ले ली, तो बताओ इस प्रश्न में कौन सा सर्वनाम है? तो वहाँ पे जैसा वैसा, जो जैसा, जिसकी उसकी, तो संबंध का बोध कराते, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक नहीं होगा, ना पुरुषवाचक होगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। ठीक है, अब वही बात आ गई कि इसमें देखो, जिसने, वो पूछ रहा, अगर इतना केवल लिखा होता जिसने परिश्रम किया, तो ये उपवाक्य है ना, तो ये और ये इसके बाद वह सफल हुआ, ये आश्रित उपवाक्य है, यानी कि पहले सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस जो है पहले के ऊपर डिपेंडेंट। अगर हम इतना केवल लिख दें जिसने परिश्रम किया, तो वो एक भाव, एक प्रश्न मन में बना रहेगा कि जिसने परिश्रम किया, क्या आगे कुछ भी तो बोलो, कुछ बात क्लियर तो करो, क्या जिसने परिश्रम किया वह फेल हुआ या जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ? तो एक भाव को प्रदर्शित करता है कि आगे कुछ एक वाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे जिसने और वह, ये संबंध का बोध करा रहे हैं।
तो उत्तम पुरुष नहीं होंगे। संबंधवाचक इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, न अव्यय न क्रिया। ठीक है, तो और ये प्रश्न पूरा पढ़ना जब दिया जाए कुछ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है वो। तो ऐसे ही हमको बारीकियाँ देखनी है एग्ज़ाम में, ताकि प्रश्न गलत ना हो। जितनी प्रैक्टिस हम यहीं कर लेंगे उतनी एग्ज़ाम में गलतियाँ हमको नज़र आ जाएंगी कि हाँ, ये कौन सी गलती हम करने वाले हैं, इनको नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। अब ये शब्द देख दिया गया, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। तो सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है, तो किस ये किससे होता है, कौन सा सर्वनाम होता है। सर्वनाम कौन कौन से थे, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। एक था पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक, चौथा था संबंधवाचक, पांचवा था प्रश्नवाचक, छठवां था निजवाचक। तो ये सर्वनाम के भेद हैं। और अगर वो पूछ ले सर्वनाम की संख्या है, तो सर्वनाम की संख्या 11 है, मैंने पहले ही कक्षा में बताया है। तो ये पूछ रहा है किस किस पुरुष का होता, तो उसमें से मैं, हम, तू, तुम, यह, वह का भाव आता, तो ये तो नहीं होगा। अब निश्चय माने, निश्चय का अर्थ होता है कि किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाए, या संकेतवाचक सर्वनाम भी उसी को बोलते हैं। तो अगर निश्चित होती तो वो बोलता है यह है, वह है, यह पुस्तक मेरी है, वह घड़ी तुम्हारी है, तो ये भी नहीं होगा। अब अनिश्चयवाचक में कौन से होते हैं कि कोई आया है, यानी कि इसमें कोई का तो कुछ भाव नहीं प्रकट हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब संबंध में तो हमने बताया कि जो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसे, जिससे, उससे, तो ये संबंध का भी भाव नहीं प्रकट कर रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न पर, तो प्रश्न का भाव प्रकट कर रहा है। जैसे सेंटेंस पढ़ो पूरा, जैसे किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, यानी कि वो कह रहा है कौन कौन या किन किन लोगों से तुम झगड़ा करते फिरोगे। तो वो प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कब तक चलेगा, तुम किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। और निजवाचक में वो स्वयं की बात करता है, जैसे मैं आप खा लूँगा, मैं आप नहा लूँगा। तो अगर वो आप कर रहा है, यानी कि स्वयं की बात कर रहा है, मैं स्वयं नहा लूँगा, तो ये भी नहीं होगा, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ना संबंध, ना मध्यम, ना आन, ना ये प्रश्न हो जाएगा। तो अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो प्रश्न पढ़ते ही समय हमको ऑप्शन एलिमिनेट होने लगेंगे अपने आप, और हमको जो एक्यूरेट आंसर होगा, सही बेहतरीन आंसर होगा, वो हमको ऑप्शन में दिख जाएगा, और हम लोग उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना, कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं, ठीक, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे हैं, तो वे कौन से होते हैं। जैसे वह घर क्यों जाता है, क्यों जाता है, तो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर आ रहा है, देखो, और किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहा है ये, यानी कि प्रश्नवाचक बना रहा है ये वाक्य को। तो क्यों किससे हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम होगा। इसमें प्रश्न पूछने का भाव प्रदर्शित हो रहा है, तो इसमें निश्चय की कोई गुंजाइश ही नहीं, ना अनिश्चय की, ना निजवाचक की। तो ऑप्शन जो अपने आप चीख के बोल रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन सोचना ही नहीं। ठीक है, तो अगर प्रश्नवाचक की वो परिभाषा पूछ ले कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताओ, डैश करके लिख के आ जाए, 4 ऑप्शन में दे देगा एक एक वाक्य। तो उसमें सबसे बेहतरीन कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं,
तो प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होना पड़ेगा, उनमें संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का होना पड़ेगा और दिए गए वाक्य में प्रश्न का भाव होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक वाक्यों में कौन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये रेखांकित शब्द है कौन। कौन माने अब कौन किसके लिए किया जाता है, देखो सजीव के लिए, निर्जीव के लिए, या प्राणियों के लिए, या ए और सी दोनों के लिए। तो देखो दो शब्द होते हैं, एक ये है प्रश्नवाचक वाक्य में कौन और दूसरा होता है क्या। तो अब क्या हम बोलें अगर, क्या बोलें अगर, तो क्या से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। तो इसमें निर्जीव वस्तुओं का भाव प्रकट होता है क्या में, ठीक। और कौन में सजीव वस्तुओं का या सजीव व्यक्तियों का होता है, सजीव व्यक्तियों का, ठीक। जैसे कौन आया है, कौन आया था, ठीक है। तो उसमें कौन आया था, कोई व्यक्ति ही आएगा, कोई जो सजीव व्यक्ति होगा, सजीव चीज़ होगी, कोई भी होगी तो सजीव होगी। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर लगा दें। नहीं, हमको सारे ऑप्शन बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं और उनको देखना है कि कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है। तो देखो ये सजीव भी है, निर्जीव किसके लिए बताया, निर्जीव क्या के लिए, तो निर्जीव तो नहीं हो सकता है। अब सजीव यानी कि जिनमें जान होती है वो सजीव, और प्राणियों में यानी व्यक्तियों में, तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी में यही होता है कि ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, ए टिक किया, तुरंत निकल गए, फिर आंसर ही आई तब मिलाया तो दिखा रहे हमने तो ऑप्शन पढ़े ही नहीं थे ध्यान से। तो ये गलती हमको नहीं करनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमको ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनको बड़े ध्यान से, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। एग्जामिनर बहुत जानता है छात्र की कमजोरी की क्या है, वो जानबूझकर वह यही गलतियां हम लोगों से करवाता है जो एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है, यही सीखना है हम लोग को कि कैसे सही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। तो आपने तो बताया था कि उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक में होता है मैं और हम होता है। तो अब ये तो इसमें आ नहीं रहा है, तो ये कैसे बता दिया आपने। तो देखो वो पुरुषवाचक के बारे में अगर बात की जाए तो उसके लिए केवल होता है, और जो स्वयं इसमें स्वयं के लिए ही बोल रहा है, जैसे मैं आप खा लूँगा, मैं आप खा लूँगा, तो एक इसमें निजत्व का भाव बोध हो रहा है, यानी कि वो स्वयं के लिए ही कह रहा है, अपने के लिए ही कह रहा है। तो उस शब्द के बारे में जोर दिया जा रहा है, आप खा लेता हूँ, यानी कि मुझे खाना खाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो वो आप स्वयं, जैसे मैं स्वयं कपड़े पहन लूँगा, मैं आप नहा लूँगा, तो उसमें निजत्व का बोध हो रहा है, यानी कि निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है मैं आप ही खा लूँगा दिए गए वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो अभी भी हमने बिल्कुल बताया, जो टीचर जो बताए, लिख के बताए वो, और वो तो है, लिख के बताए वो तो है, और जो टीचर बोलता है उसको हमको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बोलते समय हम कभी कभी कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं, या फिर नहीं लिख पाते हैं, तो अनायास अचानक से मन में कोई बात आती तो वो बोल दी जाती है, ठीक है। तो उन चीज़ों को, बातों को उनको गौर से ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो अभी ही मैंने ये
क्वेश्चन डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप अगर ये निजत्व का बोध करा रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, निजवाचक हो जाएगा। इसमें अपने अपने को स्वयं का बोध करा रहा है तो निश्चित कोई बात ही नहीं, ना प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है, इसमें निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। कोई ना कोई डैश सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम में एक सर्वनाम ऐसे भी हैं कि कोई ना कोई तो होना चाहिए, कोई ना कोई तो होएगा जो मुझे लेने आएगा। तो कुछ सर्वनाम में एक और ही एक सर्वनाम की उत्पत्ति या बताया है सर्वनाम के बारे में एक विद्वान है डॉक्टर दीमसित ने बताया है कि कोई न कोई एक संयुक्त सर्वनाम है। ठीक, मुक्त और प्रश्न निश्चयवाचक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पिछली यूपीएसआई में आया है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है और ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे लगा लीजिए, इसको एक स्टार दे दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किसने किया है। तो संयुक्त सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी कौन सी है। श्रेणी तो उतनी थी 6 और एक पृथक श्रेणी कौन सी थी, कोई ना कोई। अभी पिछले प्रश्न में डिस्कस किया है, कोई ना कोई यानी संयुक्त सर्वनाम। अब इतना सारा काफ़ी है, अब इतना में तो आप लोग ऑप्शन दे देंगे। तो संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किसने किया है, तो ये पृथक श्रेणी सर्वनाम की यही है संयुक्त सर्वनाम, और इसका उल्लेख किया है डॉक्टर दीमसित ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, और आप लोग अपनी पढ़ाई ध्यान से करते रहिए और मिलते हैं अगली कक्षा में। और अगली कक्षा मेरे ख्याल से अब विशेषण की हो जानी चाहिए। संज्ञा सर्वनाम तो हो चुका है, अब विशेषण हो जानी चाहिए। तो कल की क्लास में हम सोच रहे हैं कि विशेषण शुरू कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आप लोग को खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।